हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का स्टडी किए थे। आज उसका हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला देखिए, हम लोग जो कल स्टडी किए थे वहां हम लोग 4 चैप्टर अध्ययन कर लिए थे। आज हमारा 5वां चैप्टर है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 5 है बॉडी मूवमेंट, शरीर की गतियां। क्या पढ़ेंगे? शरीर की गतियां, जिसमें हम क्या करेंगे? ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की बात करेंगे, मानव शरीर और इसकी गतियां। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है? आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ ए वेराइटी ऑफ मूवमेंट। हमारा शरीर क्या करता है? विभिन्न प्रकार की गतियां करती है। हमारी शरीर क्या करती है? कई प्रकार की गतियां करती है, कई प्रकार गति करने में क्या सक्षम होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन मूव इन डिफरेंट वे सच एज रोटेटिंग, ब्लेंडिंग एंड लिफ्टिंग। हमारा शरीर क्या करता है? जो डिफरेंट प्रकार का हमारा शरीर का बॉडी का पार्ट होता है, ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार से क्या करता है? मूव करता है। कैसे कैसे? रोटेशन कर सकता है, ब्लेंडिंग कर सकता है, लिफ्टिंग। यहां पढ़ते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग तरीके से हिल सकते हैं, जैसे घूमना, मोड़ना एंड उठाना। आगे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ हम लोग जॉइंट पढ़ लेते हैं। ये क्या है? हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें एक बाउल की तरह क्या होता है? संरचना होता है, और उसमें क्या होता है? बॉल की तरह क्या होता है? बोन का एक हिस्सा क्या होता है? सॉकेट बनाए रहता है ऐसे बाउल की तरह, कटोरे की तरह, और दूसरा जो हमारे उसमें जुड़ता है जो बोन्स, वो क्या करता है? बॉल की तरह उसमें लगा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, बॉल और सॉकेट जॉइंट के हिप एग्जांपल है। ये हिप बोन है, ये क्या है? कमर का जो हमारा हड्डी है। यहाँ पे क्या है? ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ हमारा थाई का, हमारे जांग का क्या है? हड्डी है, जो यहाँ पे क्या है? ये बाउल की तरह संरचना है, और इसमें इसका ये जो थाई का बोन है, ये क्या रहा है? इसमें ये ऐसे ही फिक्स है और क्या करता है? मूव करता है। जो बाल एंड सॉकेट का जो जॉइंट होता है, ये क्या करता है? ये चारों तरफ मूव करता है। ये क्या होता है? फ्री होकर ये क्या करता है? हमारे यहाँ का बोन और क्या है? यहाँ जांग का बोन जो होता है, ये क्या करता है? ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट इससे ज्यादा जुड़ा रहता है। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, हमारा पिवोट जॉइंट है, जो क्या करता है? पिवोट जॉइंट में क्या करते हैं? हम अगल बगल मूव करा सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कराते हैं। ये देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है, और ब्रेन और ये क्या होता है? ये हमारा बैकबोन होता है। इसकी जो जॉइंट होती है, ये क्या होता है? पिवोट जॉइंट बोली जाती है। ये देखिए, हिंज जॉइंट है, जो हमारा नी होता है, जो हमारा कोहनी होता है, और वो क्या करता है? जैसे दरवाजा एक तरफ नहीं खुलता है, जैसे कब्जा, ये कब्जे की तरह क्या होता है? सिर्फ एक ही तरफ क्या होता है? हड्डी हमारा मूव करती है। इसको हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं, कब्जा संधि बोला जाता है। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, हमारी पूरी स्केलेटन है। हम बाहर से कितने भी सुंदर दिखे, लेकिन अंदर सब क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं। ये क्या दिख रहा है? सब अंदर सुंदरता सबकी ऐसी ही होती है। जो देख के अगर कोई देख ले रात में तो क्या डर जाए। सुंदरता ऐसे ही होती। बाहर से क्या होता है? जो भगवान कपड़ा पहना दिए हैं, वही थोड़ा सा कपड़ा क्या है? वही अट्रैक्टिव किसी को पहना दिया, किसमें क्या होता है? थोड़ा सा डीम रहता है, किसी का थोड़ा सा क्या होता है? हाईलाइटेड होता है। तो ये हमारा क्या है? ओरिजिनल सच्चाई यही है। ऐसे ही अंदर से सब कोई है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है? ये हाथ की हड्डियां हैं। ये क्या है? बोन्स ऑफ द हैंड, हैंड की कुछ क्या है? हड्डियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिब केज है। ये क्या है? पसलियां हैं। ये हमारे क्या है? रिब केज है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा लंग्स होता है दोनों तरफ, और यही क्या होता है? हार्ट होता है। जो रिब केज क्या करता है? हमारे लंग्स और क्या करता है? हार्ट को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारा पेल्विक बोन है, जो क्या होता है? कमर के पास पाई जाती है, और यहाँ ये हमारा पैर का दोनों हड्डियां जुड़ा होता है। ये क्या होता है? पेल्विक बोन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। पहला क्या है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? ऑल मूवमेंट इन ए डायरेक्शन। ये क्या करता है? ये जो होता है सभी डायरेक्शन में क्या करता है? मूवमेंट करता है। जैसे शोल्डर का जॉइंट होता है। पिवोट जॉइंट क्या होता है? ये जो हम बताए हैं, हमारा ये जॉइंट होता है को, जो हमारा ये ब्रेन का ये जो खोपड़ी होती है, इसकी जॉइंट जो होती है, और हमारा बैकबोन का जो जॉइंट होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पिवोट जॉइंट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं अपनी जगह पे। या क्या करते हैं? एक तो ऐसे करते हैं,
एक तरफ ऐसे रोटेट करते हैं और आगे पीछे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा पिवट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट क्या होता है, कब्जा जोड़ जो इसको बोला जाता है, ये क्या करता है, सिर्फ एक साइड क्या करता है, जो हमारा एल्बो होता है, कुहनी होता है, ये क्या करता है, हमारा हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है। फिक्स जॉइंट क्या होता है, ये कोई मूवमेंट नहीं करता, जैसे हमारे ब्रेन की सारी हड्डियां हैं वो क्या करती है, वो तो मूवमेंट करती नहीं है। ये हमारा जो फेस का जो ये बोन है, ये भी क्या करता है, मूव नहीं करता है, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये नीचे का हमारा मैक्सिला है, ये क्या करता है, ये तो मूव करता है, लेकिन मैंडिबल मूव नहीं करता। चलिए इसको आगे समझते हैं। ये देखिए बोन्स एंड स्केलेटन, हड्डियां और कंकाल के बारे में समझ लेते हैं। हड्डियां हमारे शरीर की संरचना और सहारा प्रदान करती हैं। हड्डियां क्या करती हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं, हमारे शरीर को हमारे शरीर के क्या करते हैं, सपोर्ट और संरचना प्रदान करता है। कौन, हड्डियां और कंकाल जो होती हैं। ये और क्या करते हैं, मानव कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां, पूरे शरीर की कंकाल कैसे बनती हैं, इसमें क्या होता है, स्कल्स होता है, खोपड़ी होती है, बैकबोन होता है, पीछे की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रिब कैज होती है जिसको हम लोग पसलियां बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर होता है और हिप बोन होता है, और ये लेग एंड हैंड की क्या होती है, सारे बोन्स होते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, पसली का पिंजर होता है, कंधे की हड्डियां होती है, कुल्हे की हड्डियां होती है, हाथ पैर की हड्डियां से बना होता है कौन, हमारा मानव का कंकाल। चलिए आगे से चलते हैं। ये देखिए मसल्स के बारे में बताया गया है। मसल्स जो होते हैं हमेशा पेयर में, मसल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं पेयर में टू मूव बोन को क्या करते हैं, मूव कराने के लिए। एक तो होता है उसमें कंट्रैक्ट करती है, तो दूसरा क्या करते हैं, रिलैक्स करती है। हमारी जो मांसपेशियां होती है वो क्या करती है, बोन्स को मूव कराती हैं, और मूव कराने में क्या करती हैं, उसमें देखिए हमेशा क्या होता है, मसल्स पेयर में काम करता है। पेयर में काम करेगा तो दो मसल्स क्या करते हैं, बोन को मूव कराने में एक पेयर मसल्स काम करेगा, तो उसमें से एक बोन क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो दूसरा क्या करेगा, रिलैक्स। एक फैलेगा तो एक क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। इसमें दो मसल्स में से एक बोन्स क्या करेगा, मूव करेगा, रिलैक्स करेगा, और एक क्या करता है, कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। हड्डियों को हिलाने के लिए मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, जो सिकुड़ने और ढीला होने से होता है। एक रिलैक्स करता है, एक कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो हड्डी उसी दिशा में क्या करती, खींचती है, और दूसरी मांसपेशी क्या करती, आराम करती। एक मांसपेशी खींचेगी तो दूसरी क्या करेगी, आराम करेगी। चलिए आगे समझिए। अब देखिए जानवरों में गति कैसे होती है। डिफरेंट प्रकार के एनिमल होते हैं तो डिफरेंट प्रकार की क्या होगी, उसमें मूव करने का पाथवे पाया जाएगा। ये देखिए विभिन्न प्रकार के जानवर क्या करती है, उनकी संरचना के आधार विभिन्न अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, चलते हैं। जो जितने प्रकार के जानवर है, बहुत सारे जानवर अलग अलग प्रकार से चलते हैं, ठीक है। जिससे कछुआ कैसे चलता है, केचुआ अर्थवर्म जो किसान का क्या होता है, मित्र होता है, ये क्या करता है, एक्सटेंडिंग करता है और कंट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, एक तो फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा। इसकी बात ये कैसे मूव करता है, ये कैसे चलता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। और घोंघा जो स्नेल है वो कैसे करेगा, उसका पैर जो होता है मसल्स का बना होता है, मस्कुलर फुट्स पाए जाते हैं। और कॉकरोच कैसे करेगा, तिलचट्टा कैसे मूव करता है, ये पहली बात तो पैर के द्वारा क्या करेगा, टहलेगा, और क्या होगा, ये उड़ेगा भी, विंग के द्वारा क्या करेगा, पंख के द्वारा उड़ेगा, और लेग के द्वारा क्या क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे ही पंछी क्या करेगा, वो उड़ता भी है, विंग के द्वारा क्या है, विंग के द्वारा उड़ेगा, और पैर के द्वारा ग्राउंड पे क्या करेगा, वॉक भी करेगा। मछली क्या करती है, तैरती है, कैसे, उसके शरीर पे क्या होते हैं, स्ट्रीम लाइंस होती हैं जो, और क्या होता है, फिन्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रीम लाइंस। और स्नैक क्या करता है, स्नैक क्या करेगा, ये क्या होगा, ये क्रीपिंग करती है, ये क्या करती है, क्रीप करती है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए मानव कंकाल संरचना समझ लेते हैं। द स्केलेटन प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। मानव शरीर का कंकाल क्या करता है, उस सब का कंकाल क्या होता है, ढांचा प्रदान करता है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी हड्डियां होती हैं, कंकाल होती है, क्या करती हैं, ये हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है। जैसे रिबकेज क्या करता है, हार्ट और लंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। हार्ट हमारे फेफड़े, दिल को, फेफड़े को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उपास्थियां क्या करती हैं, उपास्थियां करती फ्लेक्सिबल होती हैं। ये जॉइंट ये क्या करती हैं, ये ऐसे जॉइंट भी पाए जाते हैं जहां पे क्या होता है, वहां पे फिक्स, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा फिक्सेबल होता है, ये क्या करता है, थोड़ा सा लचीला होता है। ये ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां के हड्डी क्या हो, लचीला होती हैं। तो ये जो उपास्थियां होती है क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कान की हड्डियां हो गई, हमारे नोज की हड्डियां हो गई, कान और नाक की हड्डियां क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ा सा क्या होता है, तो ये उपास्थियां होती हैं। उपास्थियां एक लचीली ऊतक होता है जो जोड़ो
कानों और नाक में भी क्या होती है उपस्थित होती है। क्या होती है बहुत जगह पाई जाती है, जोड़ों में भी पाई जाती हैं, कान नाक में क्या होती है उपस्थितियां पाई जाती हैं। शरीर के कुछ हिस्सों को सहारा और लचीलापन प्रदान करती है। ये कौन सा, ये उपस्थितियां क्या करती है, कुछ हिस्सों को सहारा और लचीलापन प्रदान करती है। चलिए आगे समझते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू एनेबल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, हड्डियां और जो मसल्स होती है क्या करते हैं, दोनों मिल के साथ में काम करते हैं। हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर गति को संभव बनाती हैं। क्या करती हैं, गति को संभव बनाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार की जो जोड़े होते हैं विभिन्न प्रकार की गतियों को क्या करते हैं, अनुमति देती हैं, अलाउ करती हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन क्रूशियल फॉर बॉडी मूवमेंट एंड सपोर्ट। जो कंकाल होती है ये संरचना और कार्य शरीर की गति और सहारा के लिए क्या तो महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे स्केलेटन्स होती है, जो हड्डियां होती है, ये क्या करती हैं, संरचना करती हैं और कुछ कार्य को गति करती है और सहारा भी प्रदान करती है। चलिए ये देखिए इसका समरी है। अब जो यहाँ पे लिखा गया था अभी तक पढ़े उसका क्या है, उसका सारा अंश है, समरी है। चलिए अगला हमारा चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। हम इसको जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारा जीव जगत है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर पढ़ेंगे और आवास पढ़ेंगे। पहले आवास को देख लेते हैं। आवास किसको कहते हैं, वह स्थान जहां पे पेड़ पौधे रहते हैं उसको ही क्या बोला था, आवास कहा जाता है। आवास क्या कहते हैं, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स। जहां पे पेड़ पौधे रहते हैं उसी को क्या बोला था, आवास कहा जाता है। कई प्रकार के पौधे या जानवर एक ही आवास को साझा करते हैं। कई प्रकार के क्या करते हैं, पेड़ पौधे एक ही आवास में रहते हैं। जैसे समझिए हम जहां रहते हैं वहां पे हमारे पेड़ पौधे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो वो एक आवास में क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो एक आवास में कई सारे जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडाप्टेशन, अनुकूलन को समझ लेते हैं। एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन का मतलब होता है हम जहां रहते हैं वहां के हिसाब से वहां के माहौल में ढालना। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, विशिष्ट विशेषताएं और आदतें जो किसी पौधे या जानवर को किसी विशेष आवास में रहने के योग्य बनाता है। इसमें क्या बोला गया है, एडाप्टेशन किसको बोला जाता है, जहां पर कोई पेड़ पौधा रहता है उसके अनुरूप उस जानवर या उस पौधे में क्या होता है, कोई विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे समझिए हम लोग राजस्थान मरुस्थल में क्या होता है, नागफनी पाया जाता है, तो नागफनी वहां क्या करता है, उसका जो पत्ती होता है वो कांटों में बदल जाता है ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि वहां पे मरुस्थल में क्या होता है, वहां तो पानी होगा नहीं, और पानी नहीं होगा तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने पत्तियों को, पानी नहीं रहेगा, अगर पानी क्या करेगा नहीं रहेगा तो उस पेड़ को क्या पानी चाहिए, और जड़ से पानी लेकर के क्या करते हैं, पत्तियां क्या करती हैं, वो वाष्प के रूप में क्या करती है, अपने शरीर से बाहर निकाल। लेकिन ये जो वहां पे पानी ही कम है, अगर ये शरीर से बाहर पानी को निकाल देंगे तो वो जीवित कैसे रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, लीफ को क्या करते हैं, कांटे में परिवर्तित कर देती है, और उसको भोजन के लिए, क्योंकि भोजन क्या करती है, लीफ में बनती है, तो जो उस लीफ तो कांटे में परिवर्तित होकर भोजन कहां बनेगा, तो उसका जो तना होता है, तने को वो क्या करता है, फ्लैट बना लेता है, थोड़ा चौड़ा बना के ग्रीन हो जाता है, ताकि वो उसका तना क्या कर सके, भोजन को आराम से बना सके। तो वो क्या, वहां के लिए वो उस स्थान के लिए क्या वहां पे एडाप्ट हो चुका है, वहां के वातावरण के हिसाब से क्या ढल चुका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन या अनुकूलन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल का क्या होता है, लंबा सा पैर होता है, और वो कन्वर्ज करते हैं किसको, वाटर टू सर्वाइव इन डिजर्ट। डिजर्ट में, मरुस्थल में या रेगिस्तान में रहने के लिए क्या होता है, जो ये होते हैं कैमल्स होती है, इनकी पैर लंबी होती हैं, और ये क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करके, पानी को इकट्ठा करके अपने शरीर में रखते हैं, ताकि क्या हो, वो वहां पे पानी की क्या आवश्यकता को क्या कर सके, पूरी कर सके। चलिए आगे समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ आवास, ये हैबिटेट के प्रकार समझ लेते हैं। हैबिटेट दो प्रकार के यहाँ पे दिया गया, एक टेरेस्ट्रियल दिया गया है और एक एक्वेटिक दिया गया है। एक स्थलीय आवास दिया गया है, एक जलीय आवास। स्थलीय आवास में क्या क्या, फॉरेस्ट आ जाता है, जंगल, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एरिया, तटीय, और क्या था, माउंटेन रीजन आ जाता है। इसमें देखिए स्थलीय में क्या करता है, जंगल आ जाता है, घास का मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। जबकि जलीय जो हैबिटेट होती है, जो जलीय आवास होते हैं, उसमें तालाब आ जाता है, नदी आ जाती है और महासागर आ जाते हैं।
झीलें, नदियां और महासागर। अब देखिए इसके देखिए बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। जीवित और अजीवित घटक, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवित होते हैं, जबकि अबायोटिक, अब जीवित में क्या, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे पत्थर, सॉयल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, अजीवित घटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जीवित जीव के कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जीवित जीव को कैसे हम पहचानेंगे कि ये जीवित है कि नहीं है। वो सबसे पहले उसको क्या, भोजन की आवश्यकता होगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी जीवित जीव होंगे उनको क्या होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन की आवश्यकता, सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सही बात है। ग्रोथ में देखते हैं, वृद्धि क्या जरूरी है, जो जीवित जीव उनके में क्या, उनके साथ क्या होना चाहिए, वृद्धि भी होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ओवर टाइम, क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु क्या करते हैं, सारे के सारे जीव जंतु क्या करेंगे, जो लिविंग है वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जीवित जीव समय के साथ क्या करते, बढ़ते रहते हैं। रिस्पायरेशन, श्वसन की भी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी, रिस्पायरेशन क्यों, श्वसन क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, एक्सक्रीशन जो हमारे शरीर में क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ बने उनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान है, हमारे शरीर को रोग प्रदान कर देगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको क्या हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालने को ही हम लोग एक्सक्रीशन या उत्सर्जन बोलते हैं। रिस्पांस टू स्टिमुलाई, जीवित जीव का एक कैरेक्टर और है रिस्पांस टू स्टिमुलाई, मतलब वो क्या होगा, अपने वातावरण के प्रति क्या होगा, संवेदना प्रकट करेगी। जैसे समझिए पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने वातावरण के प्रति संवेदना। जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे एक चिड़िया बैठा है, हम अगर उसके पास जाते हैं वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उनको हमारे आने का क्या हो गया, उनको आभास हो गया, कोई हमारे आसपास आ रहा है। ऐसे ही ये क्या है, स्टिमुलाई है, ये संवेदना है। क्या होगा, वो अपने वातावरण पर संवेदना, हमको कोई टच करता है तो हमको क्या होता है, फील होता है ना। तो ये क्या है, स्टिमुलाई है जो हमको क्या करता है। तो जितने भी जीव होंगे, चाहे वो पेड़ पौधे चाहे एनिमल होंगे, सबको क्या होगा, स्टिमुलाई या संवेदना होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे एक प्लांट है टच मी नॉट प्लांट, जिसमें हम लोग सेस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं, सेस्मोनास्टिक प्यूडिका नाम है उसका। तो वो क्या करता है, वो वातावरण के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अगर हम उसको टच कर लेते हैं तो उसकी लीफ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, वातावरण पर एक्टिव। जैसे सूरजमुखी हो गया, वो क्या होता है, लाइट के प्रति एक्टिव होता है। जैसे लाइट, वो लाइट जैसे से पाएगा, सूरज जिधर जिधर मूव करते हैं वो उधर ही क्या होता है, उसका फ्लावर मूव करता है। तो ये क्या करते हैं, अपने वातावरण के प्रति क्या करते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये क्या होता है, संवेदनशील होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उत्तेजना के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जीवित जीव अपने वातावरण के में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसके प्रति क्या, परिवर्तन को प्रतिक्रिया करते हैं। अब रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं। जितने भी जीव होंगे सब क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। मूवमेंट देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव टू वेरियस वे, बहुत सारे जितने भी जीव होते हैं वो एक अलग प्रकार से क्या होते हैं, हिलते डुलते हैं। मूव का मतलब क्या, चलना ही नहीं होता। मूवमेंट का मतलब चलना, मूव का मतलब है चलना नहीं, हिलने डुलने से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुकूलन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे डिजर्ट प्लांट क्या होते हैं, डिजर्ट जैसे कैक्टस हो गया। कैक्टी क्या है, इसमें क्या होता है, ये इसके लीफ क्या होता है, स्पाइन में बदल जाते हैं। और क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी को लॉस करने से क्या करता है, कम करता है। रेगिस्तान पौधे कैक्टस क्या करते हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि वो क्या करते हैं, पानी की हानि को कम हो सके। माउंटेन एनिमल, पहाड़ी जानवर क्या करते हैं, उनके शरीर पे क्या होते हैं, लॉन्ग लंबे लंबे हेयर हो जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो ठंडे एरिया में क्या अपने आप को क्या कर रख सके, गर्म रख सकते हैं। उनके शरीर पे क्या होते हैं, सफेद लंबे बाल रहते हैं ताकि वो ठंडे एरिया में जहां रह रहे हैं अपने आप को उस एरिया में क्या रख सके, एडाप्ट रख सके, अनुकूलित रख सके। और वो हेयर क्या करते हैं, उनके शरीर के टेम्परेचर क्या करते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल के बारे में समझते, जलीय जानवर। फिश क्या करते हैं, फिश क्या करते हैं, वो जल में रहते हैं। जल में क्या ऑक्सीजन ग्रोथ होती है, वो क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने शरीर में इंटर करा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
अब देखिए स्टिमुलाई, ये तो अच्छा थोड़ा सा एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजना के प्रति क्या उदाहरण समझ लेते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे बर्ड फ्लाइंग वे टू वे अप्रोच, ये क्या करते हैं, पक्षी के पास जाने पर क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं। जैसे पौधे क्या करते हैं, जैसे छुई मुई का प्लांट दिया है, ये क्या करता है, इसको छूने से की पत्तियां क्या होती है, मुड़ जाती है, मुरझा जाती हैं। रिप्रोडक्शन मूवमेंट, प्रजनन के तरीके में देख लेते हैं, एनिमल कैसे प्रजनन करता है, प्लांट कैसे, एनिमल क्या करता है, बहुत सारे एनिमल अंडे देते हैं और बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, इसको सीड के द्वारा, बड के द्वारा या कटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, ढेर सारे प्लांट को उगा सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा मोशन है। क्या है, मोशन, गति। यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। ये क्या, यहाँ पे क्या गया है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम क्या, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्टिनियर मोशन। क्या बोलेंगे, लेक्टिनियर मोशन, लेक्टिलिनियर मोशन, लेक्टिलिनियर मोशन हो गया। और दूसरा क्या होगा, सर्कुलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम। ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट क्या करता है, ये एक ही पोजीशन में क्या करता है, मूव करता रहता है। कौन, लेक्टिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। लेक्टिनियर मोशन क्या होगा, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन क्या करेगा, किसी बिंदु के क्या होगा, किसी फिक्स पोजीशन के आसपास क्या करेगा, मूव करेगा, चारों तरफ मूव करेगा। मोशन दैट रिपीट्स इट्स आफ्टर सम पीरियाडिक टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन क्या बोल रहा है कि एक फिक्स समय के बाद क्या होगा, ये एक भी पोजीशन क्या करेगा, मूव करेगा, उससे पीरियाडिक मोशन बोला जाए। 3 मोशन बताया गया है, एक लेक्टिनियर मोशन बताया गया और एक सर्कुलर मोशन बताया गया, एक पीरियाडिक मोशन बताया गया। लेक्टिनियर मोशन कब बोला जाता है, जब कोई मूवमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कोई चीज मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है। पीरियाडिक मोशन क्या होता है, जब कोई एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड पे क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बार बार उसी पथ पे आता जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पीरियाडिक मोशन बोल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लीजिए। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूजिंग गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम एक जगह से दूसरे जाने में क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मोड, बहुत सारे प्रकार के क्या करते हैं, तरीकों को अपनाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या बहुत सारे तरीकों के क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे समझिए, अगर पहले एंशिएंट साइंस में, बहुत पुराने समय में क्या होता था, आदमी क्या करते थे, एक जगह दूसरे जगह जाने में क्या, पैर से दूरी को नापते थे। उसके बाद क्या करते, फिंगर मतलब उंगलियों से नापते थे। और सारे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो कहीं पे जाते थे तो उसको क्या करते थे, मेजर करते थे। लेकिन देखिए यहां पे समझिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे पहला क्या हुआ, दूरी नापने के लिए एसआई यूनिट आया, जिसमें हम क्या करते, पूरे वर्ल्ड में क्या करते, एक्सेप्ट है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, इसको एक्सेप्ट किया है। मीटर की एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ होती है। मीटर क्या होती है, लेंथ, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर में हम क्या करते हैं, लंबाई को नापते हैं, जिसको एसआई मीटर है। ठीक है, अब चलिए अगला चैप्टर है हमारा लाइट, साउंड और रिफ्लेक्शन। क्या है अगला चैप्टर, लाइट, साउंड एंड रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ लेते हैं, लाइट, साउंड और रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का अवलोकन। वस्तुओं को हम देखिए कैसे करते हैं, जब हम वस्तुओं को प्रकाश के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वस्तु को हम देखने के लिए क्या होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। वो वस्तु को हम देख सकते हैं जो क्या करते हैं, जो जिसके पास क्या होता है, प्रकाश होता है। और अंधेरे में रखी वस्तु को हम क्या करते हैं, नहीं देख सकते। जो वस्तु लाइट में होगा उसको हम देख पाएंगे, जो अंधेरे में होगा वो नहीं देख पाए। वी सीन ऑब्जेक्ट अराउंड यूज ड्यू टू लाइट, लाइट के अराउंड जो होगा उसको हम देख पाएंगे। जो डार्कनेस में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, नहीं देख सकते हैं। अब देखिए वस्तु जो होता है 2 प्रकार की होती है। वस्तुएं क्या होती है, एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को इमिट करता है। जैसे सन हो गया, सूरज हो गया, टार्च हो गया, ये सब क्या करते हैं, लाइट को अपने शरीर से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये हुआ जो क्या करे, विजिबल तो हो, लेकिन ये कैसे विजिबल होगा, दूसरे के लाइट से, इसका खुद का लाइट नहीं होगा। जैसे हमको चेयर देखना हुआ, शूज देखना हुआ, कोई भी एग्जांपल समझ लीजिए, जिसको हमको देखना हुआ वो क्या, उसके ऊपर लाइट पड़ेगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, विजिबल या देख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं।
अगला समझते हैं प्रकाशमय वस्तु, मतलब यही ल्यूमिनेसेंस वाला। इसमें क्या करते हैं, सूरज और टार्च जैसे एग्जांपल बता दिया गया है, ये क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। नॉन ल्यूमिनस या अप्रकाशमय वस्तुएं क्या होती है, जिसपे हम क्या करते हैं, तभी दिखाई देती हैं, तब दिखती हैं जब उस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, जैसे कुर्सी और जूता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रकाश संचरण, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट। अब प्रकाश का संचरण हम देखेंगे वस्तुओं के आधार पर। देखिए प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश का संचरण कैसा हो रहा है उस आधार पर वस्तु कितने प्रकार का होता है, इनको देखें। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जहां पे हम क्या कर सके, लाइट हमारा एक जगह एक तरफ से दूसरी तरफ क्या आसानी से पार हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ऑल लाइट्स पास थ्रू द देम कंप्लीटली, क्या होता है, कंप्लीटली लाइट एक स्थान से क्या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, एक कोई मान लीजिए ये वस्तु है, ये अगर ट्रांसपेरेंट ये वस्तु है तो क्या होगा, लाइट एक स्थान से एक एरिया से क्या होगा दूसरे एरिया में आसानी से पहुंच जाएगा। देखिए ऑपेक किसको बोला जाता है, ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है। ऑपेक का मतलब ऐसा वस्तु जिसके आसपास के आर पार क्या हो सके, लाइट ट्रांसफर ना हो सके। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जैसे लकड़ी। ये देखिए ट्रांसपेरेंट का ग्लास हो गया, ग्लास जो साफ ग्लास होती है वहां से क्या होता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या होता है, लाइट आसानी से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। जबकि ओपेक में क्या होता है, यहाँ पे जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, लकड़ी की इस तरफ उस तरफ क्या होता है, वो लाइट पास नहीं हो सकता। चलिए अगला लूसेंट क्या है, जैसे समझिए ट्रांसलूसेंट किसको बोला जाता है, जब ट्रांसलूसेंट हम उसको बोलते हैं जैसे आपके कागज हो, कागज में क्या होता है, आयल लग गया तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। उसमें क्या कंप्लीटली लाइट ना तो क्रॉस होगी ना तो कंप्लीटली क्या होती है, रुकती है, थोड़ा सा लाइट क्या होगा, पास हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। पारदर्शी में हम क्या बोलते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, प्रकाश गुजरने पूरी ये जो था पारदर्शी वस्तु जो होती है ये अपने से क्या होता है, पूरी तरह से कांच को क्या होता है, लाइट को क्या करता है, गुजरने देती है, जैसे कांच। जब अपारदर्शी में ये क्या करती है, ये जो लाइट को पूरी तरह से अपने से क्या होता है, पार नहीं होने, थोड़ा भी लाइट पास नहीं, जैसे लकड़ी। अपारदर्शी कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे धुंधला कांच, जैसे धुंधला कांच क्या होगा, ये आंशिक रूप से प्रकाश को अपने से क्या होगा, गुजरने देगा। चलिए आगे देखते हैं। शैडो, छाया समझिए, छाया क्या होती है, तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है। छाया कब बनेगी, जब अपारदर्शी वस्तु या ओपेक ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या करेगा, प्रकाश को क्या करेगी, रोक लेगी, तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, वस्तु प्रकाश को रोकती है, तब जाके क्या होता है, छाया बनती है। फॉर्म्ड व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट। इसके लिए क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत चाहिए होता है, एक पारदर्शी वस्तु चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन क्या हुआ, ये छाया देखने के लिए चाहिए, और एक वस्तु चाहिए क्या, अपारदर्शी वस्तु, जिससे क्या हो कि लाइट क्रॉस ना हो सके, और एक लाइट के लिए हमको क्या करें, कोई स्रोत चाहिए जिससे हम क्या करते, उस वस्तु पे क्या करें, लाइट डाल सके। छाया के आकार वस्तु की स्थिति के आधार पर बदलते हैं। छाया क्या होता है, वस्तु के स्थिति के आधार पर, वस्तु आगे पीछे अगर लाइट एक बढ़ रहा है, वस्तु को हम आगे पीछे करते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो हमारा छाया है उसका क्या होगा, उसकी वस्तु का आकार क्या होगा, साइज बदलता रहेगा। अब देखिए छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा में क्या होता है, पिन होल कैमरा में क्या होता है, दो ऐसे क्या होता है ब्लॉक्स होते हैं, एक में क्या होता है बहुत छोटा सा छिद्र रहता है और एक में इसके अंदर और रहता है, इसमें क्या होता है बड़ा सा होल रहता है। ठीक है, इसको समझते हैं। सरल सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। उल्टे चित्र बनते हैं, इसमें क्या होते हैं, उल्टे चित्र बनते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्या दर्शाता है कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, चलिए पिन होल को समझ में आ गया। ये देखिए पिन होल का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट गुजरेगी वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में चलेगी। इससे क्या पिन होल से क्या पता चलता है कि जो लाइट होती है वो क्या कहते, स्ट्रेट चलती है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश क्या सीधी रेखा में चलती है। पाइप या ट्यूब का उपयोग करके पारदर्शी किया जाता है। छायाएं और छिद्र
चित्र इसके प्रमाण हैं। इसके कौन कौन से प्रमाण हैं? जो छाया बनती है और छिद्र कैमरे चित्र जो बनता है उसके क्या है? प्रमाण है। ये क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? लाइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइट चलती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। दर्पण और प्रतिबिंब। मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और क्रिएटिंग इमेज, और इमेज बनाता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन हेल्प यूज टू ऑब्जेक्ट इन मिरर एंड वाटर। रिफ्लेक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन क्या करता है? एक तो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और मिरर हो गया। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और किसके? लाइट जो आता है उसको क्या? रिफ्लेक्ट कर देता है। और क्या करता है? ऑब्जेक्ट मिरर क्या करता है? हेल्प करता है रिफ्लेक्शन क्या मिरर पे क्या करता है? और वाटर पे। ठीक है। दर्पण प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जिससे हम चित्र बनाते हैं। प्रतिबिंब हमें दर्पण और पानी वस्तुएं देखने में क्या करती है? मदद करती है। जो दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या करते हैं? हमको दर्पण और पानी में क्या वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है। चलिए आगे समझते हैं। बिजली और परिपथ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में समझ लेते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी इज यूज लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज करते हैं? लाइटनिंग में। ऑपरेटिंग पंप में। वेरियस अप्लायंसेस, बिजली का उपयोग हम क्या करते हैं? पंप चलाने में, प्रकाश में, विभिन्न उपकरण को क्या करते हैं? विभिन्न उपकरणों के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत कोश का इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? ये क्या होती है? विद्युत कोश का में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक सिरा होता है। ये क्या करता है? उपकरणों को बिजली प्रदान करती हैं, जैसे कि टार्च। ये इसमें क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैव ए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो प्रोवाइड क्या करता है? डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस को प्रोवाइड करता है, जैसे लाइक टार्च। देखिए टार्च बल्ब क्या होता है? टार्च बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो बिजली प्रवाहित होने पर चमकता है। बल्ब में क्या होता है? टार्च बल्ब में क्या होता है? एक फिलामेंट लगा होता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो क्या होता है? वो चमकने लगता है। बस चलिए आगे तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ बिजली के प्रवाह के लिए एक संपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। परिपथ होने पर बल्ब जलता है। परिपथ होने पर क्या करता है? बल्ब जलता है। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ टू इलेक्ट्रिसिटी to flow. The bulb grow when the circuit is complete. जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? बल्ब क्या होता है? जल जाता है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? विद्युत स्विच क्या होती है? स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को पूरा या तोड़ने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है? इसका उपयोग उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए। स्विच क्या करता है? जो पूरा सर्किट होता है उसको तोड़ने के लिए, उसको चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। हम जब बल्ब को ऑन या ऑफ करना होता है तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये देखिए हमारा ये इलेक्ट्रिक क्या है? विद्युत परिपथ है। ये क्या है? विद्युत परिपथ है। ये देखिए ये सेल है, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे ये एक कंप्लीट परिपथ है, एक ये कंप्लीट परिपथ है। यहाँ से क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव से करंट चलना शुरू होगा और क्या होगा? निगेटिव पे आके क्या न्यूट्रल होगा। तो ऐसे ही क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या होगा? जो बीच में बल्ब लगा है, बीच में बल्ब लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? बल्ब बीच में चमकेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है? फिलामेंट पाई जाती है। और यहीं पे क्या होता है? कहीं कहीं पे स्विच लगा होता है। स्विच क्या करता है? ये जो पूरा कंप्लीट परिपथ है उसको तोड़ने के लिए क्या होता है? स्विच लगा रहता है। तो स्विच हम जब टच करेंगे तो क्या ऑन हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। स्विच को फिर क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। स्विच को जब ब्रेक कर देंगे क्या होगा? फिर बल्ब क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से कंप्लीटली क्या होता है? करंट का फ्लो रुक जाता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर समझते हैं। सुचालक और कुचालक को समझ लेते हैं। सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को अपने में से गुजरने देते हैं। सुचालक क्या? कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। ये क्या करते हैं? अपने में से क्या करते हैं? करंट को या प्रवाह को, विद्युत प्रवाह को क्या करते हैं? पास होने देते हैं। जैसे धातुएं। इंसुलेटर क्या होते हैं? कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, जैसे रबर और प्लास्टिक। इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते थ्रू देम। ये अपने अंदर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं, जैसे रबर और प्लास्टिक। चलिए सुचालक कुचालक समझ गए। चलिए सेफ्टी प्रिकॉशन को समझ। सुरक्षा सावधानियां क्या होती हैं? गीले हाथों से कभी भी विद्युत उपकरणों को न छुएं। विद्युत मरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने का उपयोग करें। नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड। गीले हाथ को क्या करना चाहिए? विद्युत करंट को नहीं छूना चाहिए। यूज रबड़ ग्लोव्स
व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक रिपेयर, और इलेक्ट्रिक रिपेयर करते समय अपने हाथ में क्या ग्लव्स, प्लास्टिक का रबड़ का क्या ग्लव्स पहनना चाहिए। अगला पॉइंट समझते हैं, मेकिंग ए सिंपल सर्किट, सरल परिपथ क्या है। सरल परिपथ बनाने के लिए सेल के सकारात्मक सिरे को बल्ब के एक छोर से और नकारात्मक सिरे को दूसरे छोर से, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किसमें, इसमें क्या करते हैं, एक सेल लिया जाता है, सेल का एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक छोर को बल्ब, यहाँ पे बल्ब ले लेंगे, बल्ब में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव से जोड़ देंगे एक नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये सरल परिपथ बन जाता है। क्या होता है, सरल परिपथ बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, टेस्टिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब क्या करेंगे, कुचालक और सुचालक का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, कौन सा सुचालक है कौन सा कुचालक। सुचालक या कुचालक का परीक्षण करने के लिए एक सरल परिपथ और बल्ब का उपयोग करें। इसमें भी जो एक सरल परिपथ देख लिए हैं, जिसमें हम एक बैटरी लगाए रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को एक बल्ब से करंट बल्ब से लगा रहता है। यदि बल्ब जलता है तो पदार्थ क्या है, सुचालक है। अगर कोई सुचालक कुचालक पदार्थ, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, अगर बल्ब जल जाता है तो क्या है, सुचालक पदार्थ है, उसको क्या करेंगे, जैसे समझिए, यहां समझिए थोड़ा सा, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे अगर देखिए ये एक हमारा क्या था, सर्किट था, ये क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे क्या करते हैं, बल्ब को लगाते हैं और बल्ब क्या करता है, जल जाता है। अगर सुचालक है तो सुचालक को हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़े समझिए। अब यहाँ पे क्या, अगर सुचालक कोई वस्तु है तो हम यहाँ पे ले आकर के जोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सुचालक मान लीजिए है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों से। अगर फिर भी बल्ब जल गया तो क्या है, सुचालक है, कंडक्टर है। अगर ये पदार्थ कुचालक होगा तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो हम क्या करते हैं, कुचालक और सुचालक को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, कौन सा सुचालक है और कौन सा कुचालक। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चुम्बकों के साथ मजा। अब क्या करेंगे, मजा लेंगे किसके साथ, चुम्बकों के साथ, फन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, चुम्बकों की खोज। चुम्बकों की खोज प्राकृतिक चुम्बकीय चट्टानों को देखकर ही की गई थी। चुम्बकों को कैसे खोजा गया था, ये प्राकृतिक चुम्बकीय चट्टानों को देखकर ही किया गया, चुम्बकीय की खोज की गई थी। चलिए अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझते हैं, कौन सा चुम्बकीय है कौन सा अचुम्बकीय पदार्थ है। चुम्बकों द्वारा आकर्षित पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट क्या किया जाता है, अपने तरफ आकर्षित किया जाता है। मटेरियल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट्स, आयरन, निकल और कोबाल्ट की क्या कर सकते हैं, अब मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। चुम्बकों द्वारा आकर्षित न होने पर होने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, ये सब क्या है, अचुम्बकीय हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुम्बकों के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, मैग्नेट के क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। चुम्बकों के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, एन और एस। द पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के छोर पे क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिशा ढूंढना। अगला देखें, दिशा, फाइंडिंग डायरेक्शन। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में के समतल होता है। अगर मान लीजिए एक चुम्बक है, उसको अगर हम सिंपल लटका देंगे तो वो कैसे हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कहाँ, उत्तर और दक्षिण दिशा में। दिशाएं ढूंढने के लिए एक कंपास का उपयोग किया जाता है, जिससे चुम्बकीय सुई उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करता है। हमेशा क्या होगा, वो कहीं भी रहेंगे, वो क्या, कंपास में क्या होता है, वो चुंबक लगा रहता है, मैग्नेट लगा, वो हमेशा क्या होता है, किधर भी आप करेंगे वो तुरंत क्या होगा, घूम करके क्या होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ये क्या होता है, ये दिशा नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे, मेकिंग चुम्बक। चुम्बक को हम कैसे बनाते हैं, लोहे के एक टुकड़े को एक चुम्बक, लोहे के एक टुकड़े को एक चुम्बक के एक ध्रुव के से बार बार घिसने से चुम्बकित किया जा सकता है, ठीक है। क्या करें, चुम्बक है, चुम्बक को क्या करें, लोहे को लोहे को हमको चुम्बक बनाना है, चुम्बक को क्या करें, लोहे पे बार बार घिसें, और घिसने से क्या होगा, जो लोहा होगा उसमें क्या होगा, चुम्बकत्व का गुण आ जाएगा। चलिए, एक्शन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आकर्षण और विकर्षण क्या होता है, समान ध्रुव एक समान
समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे समझिए ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट में क्या होता है, किनारे पे पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल है। अगर एस और एस होगा, दो पोल साथ साथ होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। और एन और क्या होगा, अगर यहाँ पे हम क्या रख दे, एक एस रखें, एन है एस रख दे, और क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करके ये दोनों क्या करें, रिपेल करेंगे। आकर्षित कब करेंगे, जब क्या होगा, दोनों ध्रुव क्या होंगे, अट्रैक्ट। देखिए अगर दो लोग रहते हैं साथ में, अगर दोनों लोग क्या होंगे, एक जैसा होंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, उस घर में झगड़ा ही होगा। जैसे समझिए अगर कोई किसी का शादी हुआ, जैसे हमारे ऑपरेटर महोदय हैं, इनका मान लीजिए शादी हुआ है, अगर इनकी औरत जो है थोड़ा सा वो क्या है, कड़क विचार की है, अगर ये भी कड़क विचार के रहेंगे, दोनों अगर एक जैसे होंगे, दोनों अगर एक जैसे हो जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें हमेशा क्या होगा, टकरार बनी रहेगी। तो उसमें क्या होगी, दूरियां बढ़ी रहेंगी, क्या होंगी, दूरियां बढ़ी रहेंगी। तो अगर क्या होगा, अगर रिपेल कैसे, आकर्षण और विकर्षण, समझिए विकर्षण कैसे होगा, अगर दोनों क्या होगा, दोनों का लक्षण एक जैसा होगा। अगर एन एन को एक साथ रख देंगे फिर भी दूर हो जाएगा, एस एस को एक साथ रख देंगे तब भी दूर हो जाएगा। और अगर उसमें मान लीजिए पत्नी जो है वो थोड़ा सा खड़ूस है या झगड़ा करने वाली है, और जो कंप्यूटर में होते हैं अगर वो क्या है, बहुत नॉर्मल प्रवृत्ति के हैं, तो क्या वो कुछ बोलेगी, वो सुन के उसको निग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये क्या है, अगर एक दूसरे से क्या है, अपोजिट हैं, एक क्या होगा, एन हो एक एस हो, तो क्या होगा, वो दोनों हमेशा क्या, आकर्षण, इसमें क्या होगी, दूरियां नहीं बनेंगी, दोनों क्या होंगी, एक कोई बोलेगा, एक मैनेज कर लेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा मैनेज कर ले, दूसरा मैनेज कर लेगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का समझ में आ गया। ऐसे ही चुंबक में होता है। चलिए आगे समझते हैं, स्टार्मिंग मैग्नेट क्या होता है, चुंबकों को सुरक्षित रखना क्या होता है, चुंबकों को उनकी शक्ति बनाए रखने के लिए कीपर्स के साथ संग्रहित किया जाता है। अब समझिए मैग्नेट क्या होता है, शुड बी स्टोर्ड विद द कीपर्स एंड रिटर्निंग द रिटर्न टू द स्ट्रेंथ। ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कीपर्स के साथ क्या के साथ संरक्षित करते हैं, ताकि वो क्या, मैग्नेट की शक्ति को क्या, शक्ति बनी रहे। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, सुरक्षा सावधानियां क्या होती हैं, सुरक्षा साधन, चुंबकों को कंप्यूटर और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से क्या करना है, दूर रखना चाहिए। चुंबक को क्या करना चाहिए, मोबाइल और कंप्यूटर से क्या हो, दूर रखना चाहिए, ताकि वो क्या हो, सुरक्षित वो बना रहे, उसकी चुंबकत्व तो क्या हो, बरकरार रहे। अब ये इसका थोड़ा सा क्या है, समरी समझ लेते हैं। मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुम्बक है। मैग्नेटाइड क्या होता है, एक प्राकृतिक चुम्बक होता है। चुम्बक लोहा, निकल, कोबाल्ट कुछ पदार्थों को क्या आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या करते हैं, चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुम्बक को आकर्षित नहीं करता उसके अचुम्बकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुम्बक सदैव क्या था, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या था, रुकता है। दो चुम्बक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समझ आ गया। देखिए अब अराउंड एयर अराउंड अस हम क्या करेंगे, अब वायु की संरचना के वायु के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, ठीक है। अब चलिए वायु के बारे में, वायु की उपस्थिति और महत्व क्या, प्रेजेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर के बारे में समझते हैं। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वायु हर जगह मौजूद है और सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, वायु क्या है, हर जगह मौजूद है और सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है। यह अदृश्य है, लेकिन इससे पत्तियों के सरसराहट और वस्तुओं की गति जैसे प्रभावों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। वायु को हम क्या करते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं, पत्तियों की सरसराहट और वस्तु की गति के आधार पर क्या कर सकते हैं, हवा को हम क्या, एयर को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कंपोजिशन, इसका क्या करते हैं, कंपोजिशन, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वायु का संरचना, कंपोजिशन, वायु में क्या क्या पाया जाता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है, हवा क्या होता है, गैसों का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है 21% होता है। कार्बन और डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन 78% होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर तो नमी होती है, और सारे गैसेस मिले होते हैं। कहाँ, एयर जो होता है, एयर के कंपोजिशन में। एयर कोई एक गैस नहीं है, गैसों का क्या है, समूह या मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। चलिए वायु में धूल कण और धुआं भी होते हैं। वायु में क्या होते हैं, धूल के कण भी मिले होते हैं और धुआं भी मिला होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर की गुण देख लेते हैं। वायु स्थान घेरती होता और पारदर्शी होती है। वायु क्या करती है, एरिया को घेरती है और ये क्या होता है, पारदर्शी। जैसे गैस को हम भरते हैं
तो ये क्या करता है, गैस में स्थान घेरती है ना, तो क्या वायु स्थान घेरती है और क्या होती है, पारदर्शी भी होती है। यह जल और मिट्टी में भी मौजूद होता है, ये जल में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी क्या पाया जाता है, क्योंकि ये सभी जगह पाया जाएगा। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा, वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु की एक पतली परत जो वायुमंडल, जिसके हम क्या क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायु की पतली परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। हमको जीवन जीना है तो क्या है, ऑक्सीजन, हवा की जरूरत पड़ेगी ना, तो वायु क्या है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। अर्थ पे अगर जीना है तो क्या कहीं भी जीना है तो वायु की आवश्यकता है। पौधे और जानवरों पर परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उपभोग मतलब उपयोग करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इवाल्व करते हैं, निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, यूज करते हो। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स निकालते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या क्या एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जानवर श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उत्पाद निकालता है। ठीक है, अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होंगे। चलिए अब यहां पर थोड़ा समरी देख लेते हैं। प्रत्येक वायु स्थान घेरती है, वायु को देख नहीं सकते परंतु इससे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है, जगह बना घेरती है। वायु मिट्टी, जल और मिट्टी में भी उपस्थित होती है। नाइट्रोजन, वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों के साथ मिश्रित होता है। और वायु में क्या होता है, धूल के कण भी होते हैं और धुआं भी होता है। ठीक है, धूल के कण और धुआं, धूल और कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता और श्वसन के लिए आवश्यक। किसी चीज को जलाएंगे बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, सांस लेने के लिए भी क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे रहती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायु का वह परत जो पृथ्वी को घेरे रहती है उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जलीय प्राणी क्या करते हैं, जल में जो घुली वायु होता है उसका उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये हमारा सेशन आज हुआ समाप्त, हमारे क्लास 6 का एनसीईआरटी बेस्ड जो था इसका सेशन समाप्त हुआ। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ा। तो हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग इसको कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करना नहीं भूलेंगे हमारा जो ये सेशन कैसा लगा एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का था। चलिए कंप्लीट।